सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ पॉलिटी MCQ सीरीज़, मैराथन सीरीज़। एंड बहुत सारे जो है मैराथन्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्वेश्चन फ्रॉम हेयर 125। ये हम जो चैप्टर पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स का पढ़ रहे थे वही हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ साथ आज हम दूसरा चैप्टर भी उठाएंगे, उसके भी MCQs करेंगे। ओके तो लिस्ट दो देखें यहाँ पे, एक तो आर्टिकल्स का लिस्ट देखिए और सब्जेक्ट, ठीक है, आपको इनको मैच कराना है। आर्टिकल 15, 143, 61, 320, ठीक है। यहाँ से इम्पीचमेंट का, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ पुलिस कमीशन एंड एडवाइजरी डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताए कौन किसके साथ मैच होता है। तो आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 50 जो है दैट इज सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। आर्टिकल 143 की अगर हम बात करेंगे, ये डील करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है। अगर हम आर्टिकल जो है 320 देखेंगे तो जिस फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 61 इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ए को आएगा 2, बी को आएगा 4, सी को आएगा 1, डी को आएगा 3। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे भी दो लिस्ट्स देखी हमें, आर्टिकल्स और आर्टिकल नंबर्स, और इनका मैटर जो है वो मैच कराना है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। मैंने आपको बार बार बताया, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32, जिसके अंदर यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो डी को आएगा 3। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, है ना। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, क्योंकि 25 से लेके 28 तक रिलीजन के साथ डील होता है फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आएगा आर्टिकल 19, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। इस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा वाला इस पे नीचे कोड सही लगता है आपको, ठीक है। ओके, इसके थ्रू हम पूरी पॉलिटी ही रिवाइज करेंगे। देख लीजिए, द 7th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। The 11th schedule of the Constitution of India corresponds to Article 243 of the Constitution of India. Which of the following above are correct? ठीक है, तो आपको बताना इनमें से सही कौन सा है। हमें क्या करना है, 11th शेड्यूल, सबसे पहले ये बताता है 11th शेड्यूल जो है, 11th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो बिल्कुल 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें उसने 11th शेड्यूल इनकॉर्पोरेट किया। इसमें जो हमें बताता है चैप्टर कौन, द पंचायत्स, ठीक है, पार्ट 9, ठीक है। फिर 12th शेड्यूल ने क्या किया, म्यूनसिपलिटीज पार्ट 9A, ठीक है, और वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करता है कॉरस्पॉन्ड 243 से लेके 243O तक, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट इसमें ठीक है, दैट इज ओनली 1। ओके, फिर एक और बार मैच दिया गया है जिसमें सब्जेक्ट और आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 110, 112, 114 एंड 115, ठीक है। ओके, यहाँ से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जिसको हम बजट भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट, अप्रोप्रिएट बिल एंड डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, राइट। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसको हम बजट भी बोलते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दिया गया है। वो डील करता है आर्टिकल 12 के अंदर आता है, 112 के अंदर आता है, सॉरी, आर्टिकल 112 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 115 जो है वो डील करते हैं सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, ठीक है। ओके, अप्रोप्रिएशन बिल्स जो है वो आती है अंडर आर्टिकल 114, ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आएगी जो है 110। सो आप देख लीजिए इस हिसाब से, देखो डी को आएगा 1, ये तो फॉर श्योर है, डी को आएगा 1। अगर डी को 1 आएगा तो दैट मीन्स ये और ये में आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो अगर डी को 1 है, यहाँ पे ए को 2 दे के है, यहाँ पे बिल्कुल 112, ए को 2 आएगा, और उसके बाद बी को आएगा 4,
सो दिस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर से बॉडीज दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और उनके रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से डील करते हैं। देखो, आर्टिकल 148 के बारे में, 280 के बारे में, 315 एंड 324। ये तो पता है, आर्टिकल 148 मैंने आपको प्रीवियस में भी क्वेश्चन करा है, ये क्या के रिलेटेड डील करता है। आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड डील करता है ना। और ठीक है, 280 फाइनेंस कमीशन। ठीक, आप देख लीजिए, फाइनेंस कमीशन ए को आएगा 2, क्या कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को आएगा 148(1), इलेक्शन कमीशन को आएगा 4, 324। सो ए को आएगा 2, सी को आएगा 4, डी को आएगा 1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को 315। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो याद रहे आपको, ये आर्टिकल्स याद रहे आपको। ओके, the idea of organization of panchayats as a duty of state is mentioned in which part of the Indian Constitution? अच्छा, the idea of organization of panchayats as a duty of state मैंने आपको पढ़ा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 देखे हैं, जो कि गांधीयन डीपीएसपी हम इसको बोलते हैं। वो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज ये ड्यूटी होनी चाहिए स्टेट की। तो ये किस चैप्टर में है? चैप्टर 4, क्योंकि चैप्टर 4 पार्ट 4 डील करता है किसके साथ? डीपीएसपीज के साथ। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, यहां तक बात समझ आ गई? शाबाश। The entry public health and sanitation is included in the Constitution of India in, ये किस लिस्ट में इंक्लूड करके? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये स्टेट लिस्ट में आता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइट? ओके, which of the following are correctly matched? 164 appointment of chief minister in the state legislature, हमें देखना है कि करेक्टली मैच कौन सा करके। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, आर्टिकल 11 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो अगर हम ये 3 स्टेटमेंट्स देंगे, इसको ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, आप भी पढ़ लीजिए, इसको आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग शेड्यूल 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? शेड्यूल 6 किसके साथ डील करता है? ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, है ना। तो शेड्यूल 6 के साथ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? द एरियाज आर एडमिनिस्ट्रेटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ओवर व्हिच द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एक्सटेंड्स। The government has power to create new autonomous districts. The autonomous districts are provided with elected bodies known as district councils. It deals with the administration of tribal areas in Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. तो this is correct. इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड ये आएगा। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, तो मणिपुर इसमें नहीं आता है। सो आपको बिल्कुल माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि जो है गलती इसमें कहाँ पे है। सो दिस इज द रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, बाकी ठीक है। जो शेड्यूल 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इन 3 जगह के लिए ये गलत है। ठीक है, ओके, फिर से लिस्ट देखे हैं और प्रोविजंस देखे हैं। देखो, ये जुडिशरी के रिलेटेड ही है, ये वाला जोन 200 वाला जोन। ठीक है, क्या आपने ये आर्टिकल्स याद किए हैं जो हाई कोर्ट के रिलेटेड आते हैं? अगर किए हैं तो आप कर लीजिए इनको। आर्टिकल जो है आर्टिकल 215 किसके साथ डील करता है? बताइए। ये थोड़ा सा देखो, ये बच्चे इग्नोर करते हैं ये वाला आर्टिकल, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए आर्टिकल 215 किसके रिलेटेड, आर्टिकल 222 किसके रिलेटेड, 226 एंड 227। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए। अगर आपने, इसलिए मैं आपको असाइनमेंट रख रही हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दैट मीन्स मतलब ये एक ऐसा पार्ट है हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको पता होना चाहिए।
हमने अभी ये वाला आर्टिकल तो हमने अभी किया 222 ट्रांसफर ऑफ वन जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अगर नहीं पता है तो फिर आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ना चाहिए। इवन जो है ये भी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ा है 226, ये होता है रिट पावर, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। ठीक है ना, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो 8th शेड्यूल किसके साथ डील करता है, लैंग्वेजेस के साथ। ठीक है, 8th शेड्यूल डील करता है लैंग्वेजेस के साथ। 22 लैंग्वेज है इस टाइम पे अभी, तो इनमें से कौन सी रिकॉग्नाइज नहीं करके हैं इनमें 8th शेड्यूल में? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इंग्लिश नहीं इसमें रिकॉग्नाइज्ड है, संस्कृत, उर्दू, नेपाली ये है। ठीक है, और जो लैंग्वेज इसमें रिकॉग्नाइज्ड है वो है असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरियाई, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, तो इंग्लिश इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। Which of the following articles schedules in the Constitution of India deals with the autonomous district councils? The ideal of a common code is set forth in article, ये शायद गलत ऐसे आया है इसको। 8th शेड्यूल आर्टिकल 370, 6th शेड्यूल 250। तो हमें बोलना है कौन सा शेड्यूल डील करता है किसके साथ, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के साथ। सो इसके साथ डील करेगा 6th शेड्यूल, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। 6th शेड्यूल इसके साथ डील करता है। 8th शेड्यूल डील करता है लैंग्वेजेस के साथ, है ना। आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, जो कि एब्रोगेट किया गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल फीचर ऑफ आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सेंट्रल फीचर नहीं है? Hindi in Devanagari script shall be the national language of union. Official language of union shall be in Hindi in Devanagari script. English language shall continue to be used for official purpose within states. If two or more states agree, Hindi language should be the official language of communication between the states. तो इनमें से कौन सा सेंट्रल फीचर नहीं है इसका, आर्टिकल 343 का? जो आर्टिकल 343 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये स्टेट करता है हमें हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, ये हमें बोलता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। English language shall continue to be used for official purpose within states. If two or more than two states agree, Hindi language should be the official language of communication between the state. ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट्स आर्टिकल 343 बोलता है। तो यहाँ पे पहले तो सेंट्रल फीचर लिखा है, फिर यहाँ पे बोला है कि करेक्ट आंसर गिविंग द बिलो कोड्स। ओके, तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी इन हिंदी इन देवनागरी। तो ये तो नहीं होगा ना, सो सेंट्रल फीचर कौन सा नहीं है, तो ये है। इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस विद इन द स्टेट्स, ये भी सही है। इफ टू और मोर स्टेट्स एग्री, हिंदी लैंग्वेज शैल बी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स, तो ये भी है। ठीक है, सो ये 2 ओनली, क्योंकि एक सेकेंड, ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ नेशनल लैंग्वेज एज ए नेशनल लैंग्वेज देखे हैं ये। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लिखा गया है। ओके, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे डिबेट चल रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा अलग से। ठीक है, मैं आपको इसके रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन डिटेल में आपको इस पे कराऊंगी। ठीक है, दिस क्वेश्चन आप अभी ऐसे ही रख लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है अभी, इस पे बहुत डिबेट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 343 में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
इंक्लूड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेक्चर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है? एट्थ तो लैंग्वेज के रिलेटेड, सेवन्थ उसमें 3 लिस्ट्स आते हैं, सिक्स्थ ये तो है ट्राइबल एरियाज के रिलेटेड, और 10th शेड्यूल, तो 10th शेड्यूल इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। इसको इंसर्ट किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो कि 1985 में हुआ। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Which schedule of the Constitution of India contains 3 lists that divide the powers between the union and the state? Obviously ये 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ओके। इसके पास शेड्यूल देखिए और सब्जेक्ट देखिए। 10th शेड्यूल मैंने आपको अभी बताया, वो किसके लिए है? डिफेक्शन के लिए, तो इसको आएगा, ए को आएगा 2। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए, बी को आएगा 1। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स के लिए, ठीक है, सी को आएगा 4। 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, तो इसको आएगा, सी को आएगा, डी को आएगा, सी 3। ठीक है, ये अब आपको जबानी याद होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Article 46 of Constitution of India provides for free legal aid to scheduled castes and scheduled tribes. Article 14 of Constitution of India provides for equality before law. Which statement of this is correct? तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 जो है ना, इट डील्स विद प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द वीकर सेक्शंस, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ना कि फ्री लीगल एड के आता है डीपीएसपीज में, राइट, 43A। तो ये जो है आर्टिकल 46, ये एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। आर्टिकल 14 में 2 फ्रेजेस आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको आप छोड़िए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट पे। आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर गवर्नर क्या कर सकता है? विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल passed by legislature, reserve the bill passed by the legislature for consideration of the president, return the bill other than the money bill for the consideration of the legislature। तो आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर क्या कर सकता है? ये असेंटिंग पावर है गवर्नर का, बिल्कुल। या तो वो असेंट जो है विदहोल्ड कर सकता है, ये भी ठीक है, वो रिजर्व कर सकता है प्रेजेंट के लिए अगर उसको लगेगा, ये भी ठीक है, और वो रिटर्न भी कर सकता है अगर ये मनी बिल नहीं है। सो ऑल द 3 आर राइट। Which of the following statements are not correct for the 9th schedule of India? It was inserted by the First Amendment Act of 1951. It includes those laws which are beyond purview of judicial review. It was inserted by 42nd Amendment Act. तो इनमें से कौन सा सही है? The laws in the 9th schedule are primarily those which pertain to the matters of national security. हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन से नहीं है। तो ऑब्वियसली इसको 9th शेड्यूल जो है, इसको इंसर्ट किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंसर्ट नहीं किया गया। सो 3 आएगा गलत। 3 जब गलत होता है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, क्योंकि जो 4th है स्टेटमेंट है वो भी गलत है, तो 1 एंड 2nd इज द राइट आंसर। इसमें वो होते हैं जो जुडिशल प्रिव्यू के बियॉन्ड होते हैं, और इसको इंसर्ट किया गया बाई फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951। Which of the following is not true of Article 32 of Indian Constitution? It gives Supreme Court and High Courts the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights. It is included in Part 3 of the Constitution and is therefore itself a fundamental right. Dr. Ambedkar called it very soul of Indian Constitution. An aggrieved person has no right to complain under Article 32 whether a fundamental right has been violated. Has not been violated. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो हमें बोलना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला वाला सही नहीं है।
An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental rights has not been violated. नहीं ये तो ठीक है ऑब्वियसली। ये जो पहला है ना ये आर्टिकल 32 इट गिव्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर है, क्योंकि हाई कोर्ट को रिट पावर कौन देता है? आर्टिकल 226, ठीक है। और ये सही है कि ये पार्ट 3 में आता है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, पार्ट 3 में आता है। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। और ये भी सही है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बोला है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental right has not been violated। ये भी सही है, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो वो अंडर आर्टिकल 32 नहीं जा सकता है। आर्टिकल 32 किसके लिए है? फंडामेंटल राइट्स के लिए। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के केस में, अगर वायलेट हो गए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 146 की अगर हम बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 146 की अगर हम बात करेंगे, द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल। हमें पता है 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ऑब्वियसली उसमें कौन सी स्टेट नहीं आती है? एंड यस जो है मणिपुर नहीं आएगी इसमें, बाकी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pairs of the schedule in the Constitution of India and its content is not correctly matched? हमें देखना है कि कौन सा गलत मैच करके। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के रिलेटेड आता है, ये बिल्कुल सही है। 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल्स, ये भी सही है। 10th शेड्यूल प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड, ये भी सही है। 2nd शेड्यूल जो है ना ये गलत है। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस के लिए 3rd शेड्यूल डील करता है, 2nd शेड्यूल नहीं। सो ऑप्शन बी राइट। ओके। The two provisions of the Constitution of India that mostly clearly express the power of judicial review are judicial review के related जो है, (21) and 446, 44 and 152, 17 and 143। अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे देखें तो फिर ये आएगा, क्योंकि अगर कोई हमें लगता है कि वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, उसको हम नल एंड वॉइड करा देंगे आर्टिकल 32 के अंदर। बाकी हाई कोर्ट 226 के अंदर देखता है, रिट जुरिस्डिक्शन है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किसके साथ डील करता है? ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार पढ़ा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना। ओके। द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, इसमें क्या होता है 7th शेड्यूल में? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ओके। आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 368 अमेंडमेंट किस रिलेटेड डील करता है? ओके। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज पावर टू विदहोल्ड द असेंट ऑन एनी बिल? आर्टिकल 111। आर्टिकल 108 किसके साथ डील करता है? कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए आर्टिकल 108 किसके साथ डील करता है। ओके। यहाँ पे लिस्ट देखिए और सब्जेक्ट देखिए, कौन सा किस लिस्ट में? फॉरेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक हेल्थ, बताइए। हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं करके। फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, हाँ एजुकेशन को भी कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। शेयर मार्केट जो है ना वो यूनियन लिस्ट में है, स्टॉक एक्सचेंज वो यूनियन लिस्ट में है, पोस्ट ऑफिस यूनियन लिस्ट, सेविंग बैंक, ठीक है। इसके बाद फिर से आर्टिकल्स और ये मैटर 368 डील करेगा अमेंडमेंट प्रोसीजर के साथ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के साथ, ठीक है। 36 आएगा डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी तक तो आपको याद हुए होंगे जितने हमने परसों से किए मैराथन सीरीज, अब तक तो आपको याद हुआ होगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि कोई फ़ायदा हो रहा है आपको इससे, कितना आपको समझ आ रहा है और कितनी चीज़ें याद हो गई। Under which one of the following articles of the Indian Constitution the Legislative Assembly is allowed to resolve for the creation of Legislative Council? ठीक है, तो Legislative Council के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? बताइए। 169। ओके।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ क्रिएशन एबॉर्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये फिर से रिपीट हो गया है, आर्टिकल 169 इसका आंसर है। प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, ऑब्वियसली ये है अंडर आर्टिकल 338 एंड 338A। नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338A एंड नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी आर्टिकल 338B, जो कि रिसेंटली इसमें जो है अमेंडमेंट की गई। प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल एंग्लो इंडियन 331 के अंदर, बट इसको खत्म किया गया, इट हैज़ बीन स्टॉप्ड नाउ। एंग्लो इंडियंस को कोई अब नहीं मिलती है ये, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन, इसको उनको कोई ये नहीं मिलती है अब नॉमिनेशन। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइसेजेस 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत? Part 9. Which of the following article directs the state government organization of panchayats? Article 40. The financial relations between the union government and the states have been discussed under. Financial relations किस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई है? It has been discussed under Article 268 to 281. Which of the following articles of Constitution vests in the President of the India the power to issue ordinances? बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3 डील करता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। ओके, आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में 42, 45, 14, 41 देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉज आएगा, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 के अंदर। राइट टू वर्क को आएगा अंडर आर्टिकल 42। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क आएगा जो है राइट टू, देखो आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉज आएगा अंडर आर्टिकल 14, राइट। सो ए को आएगा 3। राइट ऑफ वर्क आएगा अंडर आर्टिकल 41, बी को आएगा 4, ठीक है। जस्ट इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क आएगा आर्टिकल 42, सी को आएगा 1, एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 45, राइट। 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड। 11th शेड्यूल किसके साथ डील करता है? पंचायती राज। 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी। ओके, assertion or reason under article 368 the parliament can amend any part of the constitution. The parliament is supreme legislative body elected by people of India. तो अंडर आर्टिकल 368 अगर देखो, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कई जगह पे लिखा है कि जो अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है भी सही, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी ये कर सकता है, ठीक है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सर्शन नहीं है इसकी, ठीक है। सो इसको बी आएगा। Article 40 of Constitution of India advises the state to work for organization of village panchayats. Option B. The appointment of a governor in the state is made as per the provision of Constitution under Article 155. Which of the following articles cannot be suspended during the national emergency? Important है, दो आर्टिकल्स कौन से ऐसे हैं?
आर्टिकल 20 एंड 21, इनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट है द पावर टू ग्रांट, प्रेजेंट क्या दे सकता है अंडर आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर होता है ना प्रेजेंट का, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूटेशन, सारे ये पार्डन भी दे सकता है, रिप्राइव भी, रेस्पाइट भी, रिमिशन एंड कम्यूटेशन, इवन अगर कोर्ट मार्शल का ऑर्डर होगा उसके रिलेटेड भी दे सकता है, प्रेजेंट और डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकता है। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल, आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को, 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। According to Supreme Court of India, the foundation of composite culture as mentioned in clause F of the article 51A is, according to the Supreme Court of India, the foundation of the composite culture as mentioned in the clause F of the article 51A is Sanskrit language and literature. Sanskrit language and literature. Which of the following are listed among the directive principles in part 4 of the Constitution of India? देखो ये है ना, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एज मेंशन क्लॉज एफ ऑफ द आर्टिकल 51A इज डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, संस्कृत लिटरेचर लैंग्वेज, स्किलर फैब्रिक ऑफ इंडिया। इसको मैं चेक करूँगी, बेसिकली आर्टिकल 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। आई विल चेक इट। मूविंग टू क्वेश्चन 172, इनमें से कौन सा आता है DPSP में? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्मॉल फैमिली नॉर्म, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। तो एजुकेशन थ्रू मदर टंग एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म इसमें नहीं आते हैं DPSP में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड वो आते हैं DPSP में। The Supreme Court has held that hosting the national flag atop the private buildings is a fundamental right of every citizen under, किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 19, 21 एंड 25, ये आर्टिकल 19 के अंदर आएगा, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल्स और इंस्टीट्यूशंस देखें। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इसके साथ डील करते हैं आर्टिकल 323, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 280, यूनियन पब्लिक कमीशन 315, है ना? Okay. Which of the following is not correctly mentioned under the Constitution of India? Panchayats part 9, municipalities part 9A, cooperative societies part 9B, tribunals part 10. So this is wrong. The tribunals are described in part 14A of the Indian Constitution. इसमें आर्टिकल 323A आता है, आर्टिकल 323B आता है। Okay. According to which article of Constitution of India the Chief Minister is appointed by the governor of a state? Article 164. Okay. The provisions of reservation for OBC is made in the Constitution under which articles? Under Article 15 and 16, subclause 4. Which of the following articles provides reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the panchayats? Reservation of seats हमें कौन बताता है इसमें? And yes, it is, याद रख लेना, इसमें reservation of seats for SC, ST and women भी है, आर्टिकल 243D, सब क्लॉज D वाला। Which of the following article of the Indian Constitution mentions the doctrine of pleasure? ये आर्टिकल 310 में है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। Okay, in which article the provision of reservation of scheduled caste and scheduled tribe to panchayat has been given? Article 243D, जैसे मैंने आपको अभी बोला। The term district judge is mentioned in which of the following article of constitution? District judge किस में mention करके हैं? 233, ऑप्शन डी, आर्टिकल 233 में mention करके हैं। Censorship of press is, censorship जो प्रेस की है, it is जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, कितना रीजनेबल है ये कोई चीज़, जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। द
द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस, जो जस्टिस वर्ड प्रियम्बल में है ना, वो क्या एक्सप्रेस करता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, अब हमने प्रियम्बल वाला चैप्टर इसमें स्टार्ट किया है। विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कौन सी टर्म इसमें हमने यूज नहीं की है प्रियम्बल में? रिपब्लिक भी है, इंटीग्रिटी भी है, सोशलिस्टिक भी है, तो इसमें हमने फेडरल टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। फेडरल टर्म इज नॉट देयर। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? फिलोसफिकल, सर्च कर लीजिए इसको, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको पता है फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ मैं आपको असाइनमेंट रख रही हूँ सो दैट कि जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो आप पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ देखे हैं, ये नहीं देखे हैं, ठीक है। ओके, which of the following words was not included in the preamble of constitution in 1975? इनमें से कौन से words जो है was not included in the preamble of the constitution of India? fraternity, sovereignty, equality, ये छोड़ी थी, पता नहीं ये डेट क्यों देखे हैं। इंटीग्रिटी नहीं देखे था क्योंकि सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया जब इंदिरा गांधी का दौर था, ठीक है। तो इंटीग्रिटी वाला वर्ड 1975 के बाद आया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस, इट प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ फेथ टू ऑल सिटीजंस, इट इज गिवन बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू देमसेल्व्स। It is given by the people of India to themselves, but the rights to justice, liberty and equality are provided to its citizens. So इसमें से क्या करना है हमें? Which of the following are correct? इनमें से so तीनों correct है, ठीक है, तीनों ये correct है statements. Which of the following words were added to the Indian Constitution by 42nd Amendment Act of 1976? इसमें कौन कौन सा ऐड किया गया? सोशलिस्टिक भी ऐड किया गया, सेक्युलर भी ऐड किया गया और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ऑप्शन ए। Among the following ideas and philosophy, identify those enshrined in the preamble of the Constitution. Sovereign, democratic republic, socialism and secular, ये नहीं है, first and second. The preamble to the Indian Constitution serves the following purpose. The preamble indicates the source from which the Constitution derives its power. It also states the objects which the Constitution seeks to establish and promote. Yes, both are correct. Consider the following statements related to secularism in India. It enlists strict separation of religion from politics. It bans parties with religious applications from contesting elections. It grants religious liberty to all communities. It accepts community personal laws. इंडियन सेक्युलरिज्म के कुछ फीचर्स है जैसे कि द स्टेट शुड नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ये सेपरेट करता है, ठीक है। ऑल रिलीजन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, फ्री एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज 1, 3 and 4। ये हमें क्या बोलना है? इट बैन्स पार्टीज विद रिलीजियस एप्लीकेशंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। नहीं, इलेक्शंस के लिए बैन तो नहीं करता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ स्टेट। Secularism means that the state treats all religions equally. Secularism means that the state regulates the relation of man and God. So 1 and 2 is the right answer. ये सही नहीं है. This is not correct. This is the right answer. The following are enshrined in the preamble of to the Constitution of India. Equality of states and opportunity बिल्कुल है.
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप बिल्कुल है. जस्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. फर्टिलिटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. अच्छा, करेक्ट ऑर्डर हमें बोलना है. अगर हम करेक्ट ऑर्डर की बात करेंगे, पहले जस्टिस आएगा. ज़रा आप प्रियम्बल याद कर लीजिए. आपको प्रियम्बल याद है? आप लिख लीजिए अपना प्रियम्बल. ठीक है, प्रियम्बल का याद होना बहुत ज़रूरी है. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से निकलेंगे. ठीक है, तो आप प्रियम्बल याद कर लीजिए और मुझे बताइए ऑर्डर में इनको. इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी भी है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप भी है. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये भी है. फैटर्निटी भी है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी है. आप मुझे ऑर्डर में दीजिए, पहले क्या लिख के, फिर दूसरा क्या लिख के, फिर तीसरा क्या लिख के. ठीक है, ओके. अब आपको मैच कराना है. रिपब्लिक क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटी मोनार्क. सेक्युलर स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल. सोवरेन स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एक्सटर्नल affairs. राइट? तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली है 1 2 3 4. ये डायरेक्टली ये होता है, मैच होता है. इसके साथ ही, इसके साथ ही, इसके साथ ही और इसके साथ ही. ठीक है, इसे आपको इतने सारे रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, आपको पॉलिटी पूरी याद हो जाएगी. विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द वर्ड सोशलिस्टिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद Article 39 subclause D, Article 14, Article 25, Article 23. Article 23 would enable the court to reduce inequality in income and status. अच्छा, Article 25 would enable the court to ensure freedom guaranteed under Article 14 would enable the court to strike down a statute which failed to achieve the socialistic goal to full extent. आर्टिकल 39, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से दिया हुआ है. देखो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ क्लोज लेबर जो है प्रोटेक्टेड एंड एंटी कंजर्वेशन शैल बी ऑफेंसिबल. ये जो टर्म सोशलिस्टिक है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसमें इंक्लूड की गई. और जो ये आर्टिकल है 23 इट डील्स विद ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार. तो इसके साथ ये डील नहीं करता है. ये थोड़ा सा गलत देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूजिंग. छोड़िए आप इसको. द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट uses value loaded words, contains the real objective and philosophy of constitution makers. Option B is the right answer. Among the following ideals and philosophy, identify those mentioned in the preamble to the Constitution of India. Sovereign, democratic and republic, socialism and secularism. बिल्कुल 1 and 2 आएगा इसका आंसर. Which of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. तो ऑप्शन बी इसमें नहीं है. क्यों? इकोनॉमिक लिबर्टी का नहीं देखे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ देखे हैं. ठीक है, सो इसमें से अगर देखेंगे ये है, ये है, ये है और ये नहीं है. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. तो ऑब्वियसली ए इज आंसर. प्रियम्बल में माइंड हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का. ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दे के थे, थोड़ा सा उनका टेक्स्ट इधर उधर था. बाकी आर्टिकल 343 के रिलेटेड पे आपको कराऊंगी नेक्स्ट. इसमें को एक दो जो क्वेश्चंस पेंडिंग रहे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. कुछ मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए हैं, वो भी आप लिख लीजिए इसमें. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रेस्पॉन्स. इंशाल्लाह हम पूरी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करेंगे. आपने देखा होगा कि हर एक जो सेशन है उसमें कैसे 5 बार एक ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है. उससे आपको क्या हो जाएगा, याद रह रहा है सारा कुछ. ठीक, तो कभी कभी मैं आपको थोड़ा फास्ट कराती हूँ कोई कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड आए होते हैं. और जब रिपीटेडली आप 3-4 बार एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में, वो आपको कभी नहीं भूलता है. ठीक है, तो इंशाल्लाह देख लीजिए. अभी हमने स्टार्ट ही किया है. ये आई थिंक दिस इज द पार्ट 5. आई थिंक 4 पार्ट्स से आगे गए हैं.
तो अभी आप देख लीजिए, जब आप और 20 पार्ट्स कर लेंगे तो तब तक आपकी जो पॉलिटी है कितनी स्ट्रांग हुई होगी. तो इंशाल्लाह डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू provide any suggestion, and I will take that, and your comments are most welcome. Like the video and share, subscribe to our channel and share it with your friends. Allah Hafiz.